I have came up with a new series for class 11th, and this series are related to the subject business studies. Or similarly for class 12th, we are also uploading the business studies series on the same YouTube channel. So you can refer to the videos as per your requirement. So for today's video we are having the introductory part for business studies. बेसिकली जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर क्वाइट न्यू टू द सब्जेक्ट, बहुत न्यू होता है उनके लिए सब्जेक्ट. सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. वेरी फर्स्ट यूनिट वी आर ट्राइंग टू कवर अप. उस यूनिट में वी आर जस्ट गोइंग टू कवर अप कि बिजनेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, दैट्स इट. नथिंग मच मोर बट जस्ट अ वेरी इंट्रोडक्टरी पार्ट. So let's get started. So first of all we came across to the term human activities. तो basically human activities क्या होती हैं? Human activities नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होंगी, वो काम होगा जो ह्यूमन परफॉर्म करते होंगे. बेसिकली कि जो भी काम ह्यूमन बींग्स परफॉर्म कर रहे हैं दीज आर रेफर टू ह्यूमन एक्टिविटीज. कुछ सामान खरीदना, सामान को बनाना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, किसी को सर्व करना, किसी को अपनी सर्विसेज देना, किसी को खाना बना के देना, एंड व्हाटसोएवर. All these activities are termed as human activities. उन सब को हम human activities बोलते हैं. Basically हम जो भी काम करते हैं that are human activities. तो broadly classify अगर हम human activities को करें तो हम इन्हें two parts में classify करेंगे. एक तो economic activities और दूसरा non-economic activities. तो एक चीज हम याद रखें क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हैं फॉर कॉमर्स लाइन. इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? जहां पे भी टर्म इकोनॉमिक आता है इट मीन्स रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड बात हो रही है जहां पे भी टर्म इकोनॉमिक आएगा. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी? वो एक्टिविटीज जो कैरी आउट की जाए, परफॉर्म की जाए फॉर मनी, पैसे के लिए कोई भी काम करना इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सपोज हम कुछ सामान बनाकर बेच रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन अगर वही सामान हम बेचे नहीं, हम खुद खा ले तो दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होंगी जहां आपका एक ही मेन मोटिव होता है टू अर्न मनी. आपको पैसा कमाने के लिए जो भी काम करने पड़ते हैं दैट ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक पिक्चर दे रखी है. यहाँ पे एक फ्रूट या वेजिटेबल सेलर दे रखा है. तो इस स्टॉल पे जितनी भी चीजें पड़ी हैं वो बेचने के लिए खड़ा हुआ है वो पर्सन, और वो बेच के क्या करेगा? पैसे कमाएगा. पैसे कमा के वो अपनी जरूरतों को पूरा करेगा. तो बेसिकली ये जो टास्क है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही होती हैं. लाइक आप किसी को बीइंग अ डॉक्टर, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. आप सामने वाले को सर्व कर रहे हो, उसकी बीमारी जान रहे हो, उसका इलाज कर रहे हो, इन रिटर्न आप पैसे लोगे. फाइन. आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी के पास जॉब कर रहे हो, वहां से आपको पैसा मिलेगा. आप अपना खुद का प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद सामान बना रहे हो और बेच रहे हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के मोटिव से. सो दैट ऑल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जहां पे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ जहाँ पैसे की बात नहीं करेंगे. ये टर्म जो है बहुत फैमिलियर हो जाती है कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक टर्म्स. तो इकोनॉमिक जहां पे भी आएगा इट इज रिलेटेड टू जस्ट मनी, पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होंगी जहां से आपको पैसा कमाने की, लेने की कोई भी इंटेंशन नहीं है. आप नहीं चाहते, आप कोई काम कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो, आपके माइंड में ये चीज नहीं है कि ये काम करने से आई अर्न मनी. तो दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आप एक्टिविटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, बट यू आर नॉट अर्निंग द मनी. सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब अगर आप किसी की हेल्प कर दो, किसी को पैसे दान में दे दो, तो दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आप उसमें पैसा नहीं कमा रहे हो. यू आर नॉट अर्निंग द मनी, यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स विद अ मोटिव टू अर्न द मनी. सो दैट्स वाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डज नॉट इन्वॉल्व मनी. वहां पे आप मनी को काउंट
नहीं करते हो। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, इस पिक्चर में शो किया गया है कि हर जगह पानी पानी है और दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेव द अदर पर्सन। तो दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे वो काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसको बचाएगा, बट ही इज नॉट हैविंग द इंटेंशन टू अर्न द मनी। वो पैसा कमाना नहीं चाहता है वहां से, या वो वहां से पैसा नहीं कमाएगा, उसको अपना कोई फायदा मॉनेटरी टर्म्स में फायदा नहीं दिख रहा है, पैसे के मामले में उसे कुछ भी गेन नहीं होगा। सो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप you have understood it well. Let's move to another slide. On this slide, we are having a question. A person sold his old mobile phones for rupees 10,000 and identify the type of activity performed here. कि अगर एक इंसान ने अपना पुराना मोबाइल फोन 10,000 रुपए में बेच दिया है तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? डेफिनेटली उसे पैसा वापस मिल रहा है, उसका कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है, पैसा मिल रहा है उसको, मॉनेटरी गेन होगा, उसे कुछ फायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है, बट हाँ पैसे का लेन देन है, सो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट वुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। तो नाउ हम अपनी मेन कंटेंट पर आते हैं, दैट व्हाट इज बिजनेस। हमारे पास जो है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो ना क्लासिफाई होती हैं बेसिकली 3 चीजों में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम वन बाय वन इन्हीं को स्टडी करेंगे और यही मेजर थिंग है, बिकॉज आपको केस स्टडी की फॉर्म में कुछ पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बिजनेस है, ये प्रोफेशन है, या ये पर्टिकुलर चीज एम्प्लॉयमेंट में काउंट होती है। तो उसके लिए आपको इनके मीनिंग्स और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझना है एंड पढ़ना है, तभी यू आर एबल टू आंसर इट वेरी नाइसली। So let's check out what does business means. बिजनेस स्टडीज में बिजनेस क्या कहता है? तो बिजनेस डेफिनेटली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैंने अभी बताया कि इट इज अ सब टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज on daily basis with the motive to earn profits and satisfy the needs of the customers। कि बिजनेस जो है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना होता है, या मेन मोटिव पैसा होता है, जिसमें कि हम गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। या तो हम सामने वाले को प्रोडक्ट दे रहे होंगे या कोई सर्विस दे रहे होंगे और इन रिटर्न उससे पैसा ले रहे होंगे, प्लस वो चीज डेली बेसिस पे होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ सेल परचेज कर रहे हो, सपोज आपने कोई अपना फर्नीचर बेच दिया, ठीक है, और वहां से आपको पैसा भी आ गया, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट 2 कंडीशंस, लेकिन वो डेली बेसिस पे तो आप अपना फर्नीचर रोज तो नहीं बेचोगे, तो दैट वुड नॉट बी अ बिजनेस। तो बेसिकली ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बिजनेस के, इट शुड बी देयर, तभी आप उस एक्टिविटी को बिजनेस में काउंट करोगे, अदरवाइज नॉट। ऑन डेली बेसिस आपकी जो ट्रांजेक्शन है, आपकी जो एक्सचेंज है सामान बेचने या खरीदने का, वो डेली बेसिस पे होना चाहिए, रोजमर्रा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग में, विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, ताकि आप उससे प्रॉफिट कमा सके। अब फ्री में तो कोई इतनी मेहनत करेगा नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखना होगा अपने पास। प्रॉफिट यू नो, जो भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, फायदा होना, दैट इज प्रॉफिट। तो आप एक प्रोडक्ट को सेल करेंगे या उसे परचेज करेंगे डेली बेसिस पे, ताकि आप उससे कुछ एक्स्ट्रा कमा सके, प्लस अपने कस्टमर्स को उनकी जरूरतों को सेटिस्फाई कर सके, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके, देन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी वुड बी अ बिजनेस। अब अगर हम एक नॉर्मल सी ट्रेडर की बात करें, तो वो सामान कहीं से ला रहा है और कहीं पे बेच रहा है, रेगुलर बेसिस पे ला रहा है, रेगुलर बेसिस पे बेच रहा है, तो ये चीज भी सेटिस्फाइड होगी। डेफिनेटली उसको प्रॉफिट अर्न करना, उसमें से वो कुछ अपना मार्जिन रखता है, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज रखता है, तभी वो सामान आगे कस्टमर को भेजता है। और कस्टमर को सामान बेचने के बाद उस कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना भी बिजनेस का ही काम होता है। बहुत टाइम पहले कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बिजनेस का काम नहीं था, कस्टमर सेटिस्फाई हो या ना हो बिजनेस को कुछ लेना देना नहीं होता था, लेकिन आज के सिनेरियो में कस्टमर इज द किंग। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स,
लेकिन अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो इट इज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो बिजनेस की अटमोस्ट कंडीशन होगी कि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए। और यहाँ पे एक ऑथर की डेफिनेशन भी है, बिजनेस में भी डिफाइन एज अ ह्यूमन एक्टिविटी, एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन ही परफॉर्म करेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, कि आप या तो वेल्थ को प्रोड्यूस करें, पैसे को प्रोड्यूस करें, या आप किसी से ले लें, मतलब एक्वायर कर लें, किसी का पैसा आप ले लें, ऐसे हड़प नहीं लें, मतलब कुछ इन रिटर्न डेफिनेटली देंगे, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। आप जब गुड्स को बाय करें, या तो खुद खरीदें या सामने वाले को बेच दें, उस केस से अगर आप पैसा एक्वायर करते हैं या वहां से मनी जनरेट करते हैं तो दैट इज बिजनेस। नाउ वी आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका मेन मोटिव क्या होगा, टू अर्न मनी। हर एक बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अगर एक बिजनेस में मनी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वो बिजनेस ही नहीं हो सकता डेफिनेटली। तो ये रिक्वायरमेंट तो मस्ट है कि एक एक्टिविटी का बिजनेस होने के लिए उसमें मॉनेटरी बेनिफिट होना या पैसे की बात होना इज कंपल्सरी। देन द नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम या तो सामान खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे, सर्विसेज भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, आगे बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, तो दैट वुड नॉट बी अ बिजनेस। सपोज अगर मेरी फर्नीचर शॉप है और मैं फर्नीचर परचेज कर रही हूँ ताकि मैं फर्दर उसे सेल कर सकूं, रीसेल कर सकूं, तो उस कंडीशन में दैट एक्टिविटी वुड बी माई बिजनेस, इट वुड कम अंडर बिजनेस। लेकिन अगर मेरे बिजनेस जो है दैट इज ऑफ क्लोथिंग और तब मैं फर्नीचर परचेज कर रही हूँ, तो दैट वुड नॉट बी माई बिजनेस एक्टिविटी, उसे मैं बिजनेस में काउंट नहीं करूंगी। जो भी चीजें पर्सनल यूज की होंगी उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं बिजनेस में। देन रेगुलरिटी इन डीलिंग, रेगुलरिटी मीन्स रोज रोज डेली बेसिस पे, इन डीलिंग, डीलिंग यानी जो भी हम सामान को सेल परचेज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, दैट इज। तो गुड्स और सर्विसेज की लेन देन को अगर हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कैरी आउट करते हैं तो वो एक्टिविटी बिजनेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर इरेगुलर डीलिंग है कि आपने सपोज अपने घर की जो पुरानी रद्दी है आप आए 2 महीने के बाद सेल आउट करते हैं, बाहर बेचते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि आप उसे कर रहे हो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हो, बट नॉट रेगुलरली, यू आर नॉट डूइंग इट like every day, every time you are not doing it, so that would not be a business। लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्ट, आपकी न्यूज़पेपर की शॉप है, आप न्यूज़पेपर रोज सेल कर रहे हो, तो देन इट वुड बी अ बिजनेस। देन इज प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव क्या होगा कि हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज हम ये तीनों चीजें हमारी एक्टिविटीज में हैं, लेकिन हम अपना प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे, उसमें से अपना कुछ मार्जिन ही नहीं रख रहे हैं कि जो हमें एक एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी जोड़ना होता है, वो मार्जिन ही नहीं रख रहे हैं, प्रॉफिट हम उससे कुछ कमाना ही नहीं चाहते कि हमने एक चीज 100 रुपए की खरीदी, आगे 100 की बेच दी, दैट वुड नॉट बी अ बिजनेस। जब तक हम उस चीज को उसकी कॉस्ट पे 100 रुपए में खरीद के 120 में नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट मार्जिन 20 रुपया नहीं रखेंगे, या जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज होती है मार्जिन की वो नहीं रखेंगे, तो उस केस में भी वी आर नॉट हैविंग अ बिजनेस, उस केस में भी उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कहते। लेकिन अगर हमें लॉस हो जाए, सपोज हमने एक सामान 100 रुपए का खरीदा था, लेकिन हमें किसी भी वजह से उसको 80 रुपए में बेचना पड़ रहा है या 100 रुपए में भी बेचना पड़ रहा है, तो हम उसे बिजनेस में काउंट करेंगे, लेकिन नॉट ऑन रेगुलर बेसिस की यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट द सेम अमाउंट दैट यू हैव बॉट। But if you are selling the product at the same cost price that you have paid, तो उस केस में ऑन रेगुलर बेसिस, तो उस केस में इट वुड नॉट बी बिजनेस। हाँ, किसी कंडीशन में सपोज आपका पेरिशेबल गुड है, सामान खराब होने, सपोज सब्जियां हैं वो खराब हो जाती हैं जल्दी, तो आप ज्यादा लॉस बियर ना करके आप सोचते हैं कि एटलीस्ट अगर 100 रुपए का सामान है मेरा, तो उसमें 100 रुपए भी मुझे मिल जाए, तो दैट्स इनफ, कि अगर किसी चीज में से मैं प्रॉफिट ना कमा पाऊँ।
लेकिन रेगुलर बेसिस पे इट विल नॉट हैपन। अगर लॉस ही होता रहेगा या आप उसी टाइम पे बेचते रहोगे सामान, उसी अमाउंट में अगर आप सामान बेचते रहेंगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे मार्केट में। देन एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर एक बिजनेस में रिस्क होना कंपल्सरी है, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। सपोज आप अपने होलसेलर से सामान लेकर आ रहे हो आगे बेचने के लिए, आप किसी कॉस्ट प्राइस पे लाए हैं, कुछ पे करके लाए हैं, आप रिस्क पे ही तो लाए, आपको क्या पता आप 10 यूनिट्स लाए तो 10 की 10 बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, हो सकता है बिक भी जाए, हो सकता है नहीं भी बिके। तो रिस्क का जो एलिमेंट है वो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, जहां जहां बिजनेस होगा वहां वहां रिस्क होगा। रिस्क सिर्फ ये नहीं है कि वो सेल होगा या नहीं होगा, कुछ भी रिस्क हो सकता है। आप उस सामान को रखेंगे कहाँ, आपका सामान चोरी हो गया तो, आपका सामान जो है खराब हो गया तो, उसमें आग लग गई तो, कुछ भी केस हो सकता है। तो हर तरह का रिस्क जो है वो एसोसिएटेड होता है। कुछ रिस्क को आप कवर कर सकते हो या रोक सकते हो, कुछ को नहीं रोक सकते हो। तो रिस्क एलिमेंट हमेशा होता है बिजनेस के साथ, और जितना ज्यादा लेवल ऑफ आप रिस्क ले सकते हो, आपके प्रॉफिट आने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। सपोज अगर आपने 20 प्रोडक्ट्स कहीं से लिए, 20 यूनिट्स कहीं से लिए आपने सेल आउट करने के लिए, रिस्क ही है कि वो 20 बिकेंगी या नहीं बिकेंगी फ्यूचर में। लेकिन अगर वो 20 की 20 बिक जाती है तो आपको प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा। सो यही चीज है कि जहां जहां रिस्क होगा बिजनेस तो वहां वहां होगा ही होगा, और अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी, अगर वो चीज चल जाती है पॉजिटिव वे में आती है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। देन वी हैव क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। सिंपल कैसे है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज दिस पॉइंट मीन, लेकिन अगर आपको एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन को आपको लिखना वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, तो वहां हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इसमें लिखे क्या, हमें पता तो है ये क्या चीज है बट वी आर नॉट एबल टू राइट इट डाउन। तो इसको बेसिकली हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जस्ट हम यूटिलिटी का मतलब समझते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी समझ आता है हमें कि यूटिलिटी को क्रिएट करना। अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज द बेनिफिट्स obtained from consuming an item or service, की एक सर्विस को या एक आइटम को कंज्यूम करने के लिए, एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से आपको जो भी फायदा मिले, दैट इज यूटिलिटी। ये बेसिकली आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। मतलब यूटिलिटी सिंपली मीन्स सेटिस्फैक्शन, कि आप एक प्रोडक्ट से कितनी सेटिस्फैक्शन ले पा रहे हो या कितनी इजीनेस जो है एक कस्टमर को मिल पा रही है। तो ये इजीनेस भी काफी सारी फॉर्म्स में मिलती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर रहे हैं अभी। देन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मतलब कस्टमर को हैप्पी रखना इज द सोल मोटो ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस सर्वाइव ही तभी करेगा जब उसका कस्टमर हैप्पी होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। नाउ लेट्स चेक आउट कि यूटिलिटी जो है वो किन किन फॉर्म्स में होती है। बेसिकली ये टॉपिक आपको बुक्स में बहुत छोटा मिलेगा, काफी सारी बुक्स में इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करा हुआ है, काफी सारी बुक्स में से इलेबोरेट नहीं किया हुआ है, बट यहाँ से क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस रहते हैं। तो यूटिलिटी जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स की यूटिलिटी होती है, 4 फॉर्म्स में वी कैन हैव द यूटिलिटी। सबसे पहले यूटिलिटी फ्रॉम प्लेस या प्लेस यूटिलिटी जिसे हम बोलते हैं, कि हम एक बिजनेस होते हुए किस तरह से अपने कस्टमर्स को प्लेस यूटिलिटी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि हम अब किसी चीज की प्रोडक्शन एक जगह हो रही है तो सेम एरिया पे उसकी कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है, या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लेवल्स पे होती है, बहुत हायर लेवल्स पे होती है, और उतनी कंजम्पशन एक सिंगल एरिया में पॉसिबल नहीं होती। गुड्स प्रोड्यूस कहीं हो रहे हैं, कंज्यूम कहीं हो रहे हैं, तो वो जो है वहां से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लेकर के जाना, इट कम्स अंडर बिजनेस। ये जो काम है वो बिजनेस के अंडर ही आता है। सो कैरिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन कम्स अंडर प्लेस यूटिलिटी, और प्लेस यूटिलिटी जो है इसी तरह से क्रिएट होती है। देन इज आर फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को
मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल कुछ और फॉर्म में होता है, हम उसे एक्चुअली किसी और फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। सपोज जैसे वी आर हैविंग शुगर, शुगर जो है वो शुगर केन से बनती है, शुगर केन से हम जैगरी भी बनाते हैं। तो लाइक हम फॉर्म यूटिलिटी, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम एक प्रोडक्ट की फॉर्म ही चेंज कर देते हैं, उसका जो है शेप, साइज, टेक्सचर सब कुछ चेंज कर देते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर। सो दिस इज फॉर्म यूटिलिटी, जब आप किसी की फॉर्म, किसी का टाइप, किसी का काइंड चेंज कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कि कस्टमर को एक प्रोडक्ट जब चाहिए उसे तब अवेल कराना। सपोज हमें वुलन क्लोथ्स चाहिए तो उनकी रिक्वायरमेंट वी आर हैविंग इन विंटर्स ओनली, लेकिन उनकी प्रोडक्शन जो है वो उससे पहले की जाएगी ताकि हमें जब वो कपड़े चाहिए, जब हमें वो प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे पास वो रेडी हो। तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्शन जो है वो पहले कर दी जाती है एंड अगेन उसे स्टोर किया जाता है और जब रिक्वायरमेंट होती है तब उसे मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से टाइम यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है। अब बहुत सारे लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐसे हैं जो सीजनली ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हमें अपोजिट सीजन में उस प्रोडक्ट को लेना है तो वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, वी कैन परचेज। वो कैसे होते हैं, बिजनेसमैन जो है उन्हें स्टोर करवाते हैं गोडाउन्स में या मल्टीपल लाइक चीजें होती हैं उन पे प्रिजर्वेटिव्स लगाएं, कुछ भी करें, बट जब भी कस्टमर को जिस टाइम पे भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज उस टाइम पे कस्टमर को अवेल कराई जाती है। देन इज ऑनरशिप। ऑनरशिप कैसे, ऑनरशिप यूटिलिटी कैसे क्रिएट होगी, जब हम सेल परचेज करेंगे कि अगर हमने अब तक कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, वो प्रोडक्ट शॉपकीपर के पास है तो उसकी ऑनरशिप भी शॉपकीपर के पास है। जैसे ही वो प्रोडक्ट के लिए हम पे कर देते हैं बिजनेसमैन को या शॉपकीपर को तो वो प्रोडक्ट हमारा हो जाता है, उसकी ऑनरशिप हमारे साथ हो जाती है। हम उस प्रोडक्ट का कुछ भी करें, नथिंग, नोबडी विल से आस कि व्हाट आर यू डूइंग टू दिस प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप वहां शॉप पे खड़े होकर उस प्रोडक्ट में छेड़छाड़ करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू पे, कि आप जैसे पे करते हैं आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रोफेशन। सो प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस की तरह, जिसमें कि हमें कुछ स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में कंडीशन है कि हमें कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए या कुछ स्पेशल स्किल चाहिए ताकि हम उसे अप्लाई कर सके और वहां से पैसा कमा सके। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब जो प्रोफेशनल्स हैं ये क्या करते हैं, पहले डेफिनेटली एक कहीं से कोर्स करके आते हैं, कहीं से डिग्री लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं, स्किल लेते हैं, उसके बाद वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं। बिजनेस के लिए आपको एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी देन यू विल गो इनटू द बिजनेस। नो, आप बिजनेस बिना क्वालिफिकेशन के भी, इलिटरेट होके भी यू कैन डू द बिजनेस। लेकिन प्रोफेशन के लिए यू हैव टू बी लिटरेट अप टू स्पेसिफिक लेवल, कि एक लेवल प्रिस्क्राइब्ड है, उस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा टू बी अ प्रोफेशनल। और जो लोग प्रोफेशन में एंगेज होते हैं, प्रोफेशन में रहते हैं, प्रोफेशन कैरी आउट करते हैं, दीज आर नोन एज प्रोफेशनल्स। तो जो भी हमारे लॉयर्स हैं, लाइक चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये सब प्रोफेशनल्स आते हैं और इन्हें जो है कुछ ना कुछ गाइडलाइंस या कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो अप करना पड़ता है जो कि ऑलरेडी लेड डाउन होता है, इनको उसमें रहकर दे हैव टू वर्क। बिजनेस पे इतना हाई लेवल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बट हाँ सोशल लेवल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर कि हाँ आपको सोसाइटी में किसी को नहीं हार्म करना। बिजनेस में मेजर लेवल का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि डॉक्टर्स जो है वो प्रोफेशनल होते हैं जिनका जो मेन प्रोफेशन है दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल, और उन्हें जो है कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है जो कि हमारी इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है प्रिस्क्राइब करती है या उन्होंने जो बनाया होता है। अब हर एक डॉक्टर है, उनको अपनी डिग्री करने के बाद दे हैव टू गो फॉर ओथ सेरेमनी। लॉयर्स को भी ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना होता है।
तो ये सब चीजें लाइक कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशन में होती है, ऐसी कोई ओथ टेकिंग बिजनेस में नहीं होती, जस्ट प्रोफेशन में होती है। तो नाउ हियर आर द फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन। सबसे पहले बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, कि आपको प्रोफेशन में एंटर करने के लिए पहले आपको काम सीखना पड़ेगा या नॉलेज लेनी पड़ेगी, या तो स्किल सीखो या काम नॉलेज लो। यू हैव टू गो फॉर लाइक डॉक्टर्स हो, अगर आप सर्जन हो तो यू हैव टू लाइक गो थ्रू द सर्जरीज, वेरियस सर्जरीज, आपको स्किल सीखनी पड़ेंगी। अगर आप लॉयर हो तो आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है कि जी हाँ, हाउ दिस थिंग वर्क, ये क्या प्रोसीजर होगा, ये क्या प्रोसीजर होगा, एंड सो ऑन। सो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से आपको जो है वो नॉलेज मिलेगी, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको ऐसी कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने लेवल से यू कैन गो एंड गो फॉर द थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट दैट शुड बी लीगल। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज, कि आपको अगर कोई भी काम सीखना है तो आपको फॉर्मली सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके फादर या आपकी मदर दे आर डॉक्टर्स और दे आर लॉयर्स, तो आपने उनसे सीख लिया एंड दैट्स ऑल, आपने अपना प्रोफेशन चला लिया, नो। लेकिन बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से काम सीख सकते हो, बिजनेस सीख सकते हो और बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशन के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन के केस में आपको अगर सेम प्रोफेशन में भी जाना है तो आपको अगेन वी नो दिस इज कॉमन थिंग कि आपको जो है फॉर्मलाइज तरीके से ही आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और हर चीज जो आपको फॉर्मलाइज्ड वे में ही करनी पड़ेगी, बाहर के किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही करनी पड़ेगी। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रोफेशन में क्या होता है बेसिकली कि इनकी ना कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, कुछ एसोसिएशंस बनी होती हैं जो इन्हें टाइम टू टाइम रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि अब जो मेडिकल वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए है मेडिकल काउंसिल है इंडिया में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अलग एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशन जो है ना बेसिकली उन, जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशन होगी वो डॉक्टर्स के लिए काम करेगी, लॉयर्स वाली लॉयर्स के लिए काम करेगी, लीगल चीजें देखेगी, और जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली होगी वो उनकी लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स सब कुछ देखेंगी। तो ये जो एसोसिएशंस होती है ना, ये बहुत सारे काम करती हैं, जैसे कि उनके मेंबर्स का जो है वो क्या बिहेवियर होना चाहिए। अब एक लॉयर के लिए यही बोला जाता है कि आपको सच का साथ देना है, आपको ज्यादा पैसे, मतलब पैसों का लालच कम रख के आपको सच का साथ देना है। तो ये चीजें जो है उनकी एसोसिएशंस ही बताती हैं कि आपको जो है झूठ का फेवर नहीं करना। डॉक्टर के लिए बोला जाता है कि आपको पैसे के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, या आपको पैसे के लिए जो है किसी के साथ बुरा नहीं करना, या अपना इंटरेस्ट पहले रख के कि आपको नींद आ रही है यू विल नॉट लिसन टू द पेशेंट्स, तो लाइक पेशेंट को आप पहले सर्व करेंगे। ये सब चीजें एसोसिएशंस के थ्रू ही आती हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मिनिमम आपको ये रिक्वायरमेंट है, आपको ये डिग्री करनी पड़ेगी। आपको लॉयर बनना है तो मिनिमम यू हैव टू गो फॉर दिस। अगर उसमें भी आपको जज बनना है तो आपको ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। लाइक क्वालिफिकेशंस जो हैं ये एसोसिएशंस ही डिफाइन करती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ एसोसिएशंस डिफाइन करती हैं, और किस तरीके से आप उस प्रोफेशन में एंट्री ले सकते हैं वो सब चीजें भी। एंड टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, कि आप उनके मेंबर्स का बिहेवियर भी रेगुलेट करते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे। देन वी हैव कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लाइक एक रिटन आपके पास डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कि हर एक प्रोफेशन से रिलेटेड डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमें फॉलो करने पड़ते हैं बीइंग इनटू दैट प्रोफेशन। अब वो कोड ऑफ कंडक्ट किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, वो एक इंडिविजुअल की ऑनेस्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, मोरालिटी से रिलेटेड हो सकते हैं कि उसको जो है नेशन के टुवर्ड्स क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइक मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स आर देयर। देन प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। प्रोफेशन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको अपनी सर्विस को प्रायोरिटी देनी है ओवर योर मनी और योर वेल्थ, या आपको जो भी रिसीव होगा उस सर्विस को देने के बाद आपको उसमें ध्यान नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक डॉक्टर
प्रोफेशन में हैं तो उसमें आपको उस पेशेंट की हेल्थ ज़्यादा प्रायोरिटाइज रखनी है कंपैरेटिव टू व्हाट यू गेट इन रिटर्न, कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, आपको पेशेंट कितना पे करेगा, वो चीज़ आपको सेकेंडरी देखनी है, लेकिन प्रायोरिटी जो है उस पर्सन की हेल्थ पे रखनी है आपको, या उसकी जान बचाने की कोशिश करनी है. सो दिस कुड बी एन एग्जाम्पल फॉर दिस. So that's it for today's video. I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below. We'll definitely try to respond your query as soon as possible. Till then, stay connected. Good luck.